गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलें यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आज आपका न्यू चैप्टर इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग कब होता है, कैसे होता है, इसकी पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो क्या करिएगा, वीडियो आधी देखिएगा, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि उल्टा बोलने पर आप सही रहते हो। अगर सीधा कहा जाए तो पूरा देखती, कहने की क्या बात है। पढ़ने वाले हो तो देखो, कंपटीशन दे रहे हो तो देखो। अब तो हमें अच्छा कमेंट भी हमारे वीडियो पर आने लगा है और कई क्या जी इंग्लिश चैनल वाले भी देखने लगे हैं और कमेंट करते हैं। इंग्लिश पढ़ाने वाले ट्यूटर भी देखने लगे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, जो भी टॉपिक बनता जा रहा है उस पर, तो बेहिचक आप कमेंट कीजिए। कल ही एक स्टूडेंट ने कमेंट किया, मिल्क इज़ वाइट में सर जी मिल्क क्या है, कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन, ये क्वेश्चन था। मैं तुरंत जवाब दिया कि मिल्क भैया अनकाउंटेबल कॉमन नाउन होता है। आप हमारी वीडियो अनकाउंटेबल कॉमन नाउन का ढूंढ लीजिए, उसको उसी में मिल जाएगा। मिल्क भी मिल जाएगा, आयल भी मिल जाएगा, वाटर भी मिल जाएगा, उसको आप सर्च कर लीजिए, ठीक ना। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अगर गूगल पर सर्च करते हो तो गूगल एक कबाड़ा हो गया है, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज का हो चाहे कुछ, वो कबाड़ा है भैया। तो अब कबाड़े में से ऐसी चीज़ को बीन के निकालना आसान नहीं, उसमें से छाट करके निकालना आसान नहीं है। यूट्यूब चैनल भी क्या हो गया है, कबाड़ा हो गया है। कबाड़ियों की बारात लग गई यहाँ पर। अच्छे पढ़ाने वाले तो मिलेंगे ही नहीं आपको, क्योंकि 2 मिनट 5 मिनट में पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, ये संभव नहीं है, ठीक ना। तो थोड़ा सर्च करो, थोड़ा टाइम दो। वीडियो लंबी है इसका मतलब उसके भीतर कुछ है। कोई भी भाषा विज्ञान पढ़ाने वाला हो या कोई सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो चाहे हिंदी लैंग्वेज है, वीडियो लंबी है इसका मतलब अंदर मैटर है। अब वीडियो छोटी है इसका मतलब झुनझुना है, बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, और कुछ नहीं है। तो चलते हैं हम इसी के साथ इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में बताते हैं कि इंट्रोडक्टरी देयर होता क्या है और इसका फंक्शन क्या है। इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग कब करते हो, किसके लिए करते हो, सारी जानकारी इस क्लास में आपको मिलेगी। परंतु स्टार्ट करने के पहले ही बता दे रहा हूँ कि इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बेवकूफ़ बनाने वाला काम नहीं, ठीक है। तो ये पार्ट वाइज होगा, यानी इंट्रोडक्टरी देयर का ये पार्ट 1 रहेगा। क्या रहेगा भैया, पार्ट 1। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। क्या जी, इंट्रोडक्टरी देयर क्या, पार्ट 1। इंट्रोडक्टरी देयर पार्ट 1 की हम बात करते हैं। इसमें 2-4 वीडियो बनेगी, ओके, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग जानने के पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में जानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होता है, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। जब तक आपको इसकी जानकारी नहीं है तो इंट्रोडक्टरी देयर का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। देखिए, सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, सब्जेक्ट 2 प्रकार के। अब सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का चैप्टर अलग है, यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का चैप्टर अलग है। वहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा क्या जी, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ केवल हम सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। तो सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है डिफिनिट सब्जेक्ट। क्या होता है, डिफिनिट सब्जेक्ट। और डिफिनिट सब्जेक्ट का मतलब होता है निश्चित करना। क्या होता है भैया, निश्चित करना। निश्चित करता, ओके। अब डिफिनिट सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए
सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट के बारे में जानो। सब्जेक्ट को जनरली लोग डूअर कहते हैं। क्या कहते हैं? डूअर। और डूअर का मतलब होता है कार्य करने वाला। सब्जेक्ट का मतलब डूअर। डूअर का मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला, कार्य करने वाला। कार्य करने वाला का मतलब है कि क्रिया को क्रियान्वित करने वाला, यानी वाक्य में जो भी क्रिया प्रयुक्त हो रही है उसको क्रियान्वित करने वाला। अब सवाल यह उठता है कि क्या सभी क्रियाओं को क्रियान्वित किया जाता है, यानी एक्टिव किया जाता है? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? वर्ब के चैप्टर में जाना पड़ेगा। तो मेरी वीडियो उठा करके देख लीजिए कि क्रिया क्या होती है, क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो ऐसा नहीं है। अगर ऑलवेज आप सब्जेक्ट को डूअर कहते हो तो इट इज रॉन्ग। डंके की चोट पर मैं कहता हूँ। क्यों? डूअर जानते हो कार्य करने वाला किससे रिलेटेड होता है? केवल डूइंग वर्क से। किससे होता है? रिलेटेड टू डूइंग वर्क, रिलेटेड टू कार्य, डूइंग वर्क। अब डूइंग वर्क, ये डूइंग वर्क से रिलेटेड होता है। और डूइंग वर्क का मतलब कार्य करने वाली क्रिया अर्थात एक्शन वर्क। एक्शन वर्क। अब एक्शन वर्क क्या चीज होता है? तो इस पर हम वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। एक्शन वर्क जिसमें कोई ना कोई कार्य किया जाता है। करता क्या करता है? कोई ना कोई कार्य करता है, यानी परफॉर्मेंस दिखाता है। हिंदी में ठेठ भाषा में जानिए तो जब कर्ता किसी कार्य को करने का कार्य करता है तो उसे डूअर कहते हैं। लेकिन अगर डूइंग वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब है, यानी इस बार का प्रयोग करते हो, हज़ाब का प्रयोग करते हो, तो कर्ता को क्या कहोगे? तो यहाँ पर कर्ता को तब कहोगे पर्पस। क्या कहोगे? क्या कहोगे जी? पर्पस। अरे उस क्रिया के प्रयोग करने का पर्पस लक्ष्य क्या है? किसके लिए किया गया? तो क्रिया क्या करती है? कर्ता का उल्लेख करती है, कर्ता को एक्सप्लेन करती है, कर्ता के बारे में कुछ बताती है। तो क्रिया के प्रयोग करने का पर्पस सब्जेक्ट बन जाता है। क्रिया के प्रयोग करने का वो सब पर्पस बन जाता है। किस पर्पस से क्रिया का प्रयोग किया गया? तो यह जो है इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? देखिए, ये होगा कार्य करने वाला अर्थात कर्ता। क्या कहा गया? कर्ता। तो सारा ग्रामर आकर के यहीं पर फोकस हो जाता है। सभी यही पढ़ाते हैं कि सब्जेक्ट मींस कर्ता, ठीक है, लेकिन इस कर्ता का मतलब डूअर, इसी से लोग मीनिंग निकाल लेते हैं। बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम कहते हैं कि मोहन इज अ गुड बॉय। कौन सा काम हो रहा है? बोलो, कौन सा काम हो रहा है? इसका मतलब तुम्हारी डिफिनीशन क्या है? रॉन्ग है, अधूरी है, इनकम्प्लीट है, पूरा ग्रामर ही इनकम्प्लीट है। समझ में आई कि नहीं बात? तो वह नाचता है, घूमता है, खेलता है, खाता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, तब तो डूअर है। लेकिन मोहन एक अच्छा लड़का है, कहाँ डूअर है जी? कौन सा काम कर रहा है? तो मोहन एक अच्छा लड़का है ने क्या बताया? मोहन को बता रहा है क्या? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लगा करके एक अच्छा लड़का है। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? वर्ब के चैप्टर में। अगर बढ़िया इंग्लिश ग्रामर लेना है तो भैया चैनल पकड़ो और विधि विधान से पढ़ो। तो अब ये उद्देश्य, तो अब बताइए, कुछ किताबों में आपको कर्ता की मीनिंग मतलब सब्जेक्ट की मीनिंग दो मिलेगी। एक मिलेगी कर्ता अथवा उद्देश्य, लेकिन मतलब लोग नहीं समझते हैं कि कर्ता का क्या मतलब हुआ, उद्देश्य का क्या मतलब। तो कर्ता का मतलब डूअर और उद्देश्य का मतलब डूअर नहीं, क्रिया जिसके बारे में बताएगी, कुछ कहेगी, वो पर्पस हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्रिया बताएगी नहीं, बल्कि कर्ता क्रिया को चलाएगा, क्रिया को क्रियान्वित करेगा। तो अब बोलो, ये किससे संबंधित है? बोलो, रिलेटेड टू लिंकिंग। अब
रिलेटेड टू लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब यहाँ का जी डूइंग वर्ब या एक्टिव वर्ब। आप जो है हम इसको प्लूरल में कर देते हैं। चलिए लिंकिंग वर्ब या यहाँ पर डूइंग वर्ब या एक्शन वर्ब्स। तो इसमें कौन कौन होता है भैया? इसमें ट्रांसटिव होता है, दिख रहा है कि नहीं जी? कट गया है? कोई बात नहीं, यहाँ हम लिख देते। देखिए अब यहाँ डूइंग वर्ब के अंतर्गत कौन कौन क्रियाएं आती है भैया? ये देखिए, तो इसके अंतर्गत आती है क्या? ट्रांसटिव वर्ब या इंट्रांसटिव। क्या आती है? इंट्रांसटिव। और एक श्रेणी तीसरी बोथ। क्या आती है? बोथ। इसके लिए क्या करिए? वर्ब का चैप्टर पढ़ डालिए, ठीक ना? अब चलिए यहाँ पर देखिए लिंकिंग वर्ब कौन कौन आएगा? एक आएगी टू बी, कौन आएगी? टू बी, और एक आएगी टू। तो इंट्रोडक्टरी देयर पढ़ने के पूर्व ये सारी चीजें आपको जानना पड़ेगा सब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए हम फिर से यहाँ आ जाते हैं। तो डिफिनिट सब्जेक्ट निश्चित करता। अब निश्चित करता और दूसरा है अनिश्चित करता। क्या है भैया? अनिश्चित करता यानी इनडिफिनिट सब्जेक्ट। क्या है? इनडिफिनिट सब्जेक्ट, ठीक है। अब इनडिफिनिट सब्जेक्ट क्या होता है? तो ये होता है अनिश्चित करता। अनिश्चित करता, ठीक। ध्यान दीजिए, यहाँ अनिश्चित करता तो हमने लिख दिया, लेकिन वास्तविकता है यहाँ का करता मोस्टली जो है पर्पस होता है, करता नहीं होता। और यहाँ का करता डिफरेंट दोनों होता है, डूअर भी होता है, पर्पस भी होता है। तो हिंदी में हम कर्ता से काम चला लेते हैं, दोनों के लिए कर्ता समझते हैं। यानी चाहे लिंकिंग वर्ब हो और चाहे ट्रांसटिव इंट्रांसटिव हो, सबके लिए हम कर्ता ही बोल देते, चलेगा। उद्देश्य की बात नहीं खत्म हो जाती, लेकिन क्रियाओं का ध्यान देना। चलिए अब देखिए डिफरेंट सब्जेक्ट में क्या होता है कि वक्ता पहले से पूर्व परिचित होता है। किससे जी? डिफिनिट सब्जेक्ट। तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट क्या है? ऑलरेडी नोन टू स्पीकर, ऑलरेडी नोन टू स्पीकर, यानी स्पीकर से पहले ही से ज्ञात में होता है, विज्ञ नोन। अरे स्पीकर को पहले ही से पता रहता है इसके बारे में जानकारी। और ये क्या है जी? नॉट। ये क्या है? नॉट और रेडी नोन टू स्पीकर। मुख्य चीज हम स्पीकर को ही लेकर चले, स्पीकर से पहले से ये पूर्व परिचित नहीं होता है। अब चलिए अगर ये पूर्व परिचित होता है, यहाँ तो पूर्व परिचित है ऑलरेडी नोन टू स्पीकर, यहाँ क्या है जी? नॉट ऑलरेडी नोन टू स्पीकर। ये कंडीशन मोस्टली आती है 99%। लेकिन अगर कहीं पर स्पीकर पहले से कर्ता के बारे में जानता है, इसका मतलब ये हुआ कि वह कर्ता सबके लिए विज्ञ होता है, सबके लिए नोन होता है। तो जो सबके लिए नोन होगा वो इंडिफिनिट हो जाएगा। अब डिफिनिट सब्जेक्ट का मतलब आप पार्टिकुलर सब्जेक्ट से ले सकते हैं, यानी डिफिनिट सब्जेक्ट को क्या कह सकते हो? पार्टिकुलर सब्जेक्ट कह सकते हो, खास। क्या कह सकते हो? पार्टिकुलर सब्जेक्ट कह सकते हो। और इंडिफिनिट सब्जेक्ट को आप
नॉट अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, यहाँ अ लगा दो तो नॉट अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट कह सकते हैं। समझने की, समझे भैया, नॉट अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। कैपिटल में लिख रहा हूं तो कैपिटल में ही लिख देता। अब चलिए, पहले से परिचित है, पूर्व परिचित स्पीकर, इसका मतलब पार्टिकुलर सब्जेक्ट हुआ। इसमें क्या है, पहले से परिचित नहीं है तो नॉट अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट हुआ, अरे इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हुआ। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से पहले से पता है तो जान लीजिए कि वो स्पीकर भी जानता है, मैं भी उसे जानता हूँ, आप भी उसे जानते हैं, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसी कंडीशन वो पार्टिकुलर नहीं कहा जा सकता। पार्टिकुलर तब कहा जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ स्पीकर जानता है और कोई नहीं जानता है, कुछ हद तक लिसनर जान सकता है, लिसनर। लेकिन लिसनर का पहले से पूर्व परिचित होना जरूरी नहीं होता है, केवल स्पीकर को लेकर चलना है। अब हम सेंटेंस देंगे तो समझ में आएगा, सेंटेंस देंगे तो समझ में आएगा। तो अब चलते हैं हम इस पर, जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तब तक कैसे आप समझेंगे। होता क्या है, डिफिनिट सब्जेक्ट के साथ जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, देखिए हम दोनों का सेंटेंस स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर दोनों का ले लीजिए आप, स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर हम डिफिनिट सब्जेक्ट और यहाँ पर हम इनडिफिनिट सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो डिफिनिट सब्जेक्ट मैंने ले लिया, आ रहा है कि नहीं देखना, डिफिनिट सब्जेक्ट होता क्या है, डिफिनिट सब्जेक्ट लेते हो तो हिंदी है चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी चाहे इंग्लिश, ठीक ना, दोनों में क्या होता है, वाक्य डिफिनिट सब्जेक्ट से ही शुरू होगा। देखिए हिंदी हम ले लेते हैं तो यहाँ कर्ता, अब चाहे कर्ता लिखो और चाहे उद्देश्य लिखो, तो बोलचाल में हम लोग केवल कर्ता लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं जी, केवल कर्ता लेकर चलते हैं, उद्देश्य को गायब कर देते हैं, क्योंकि ये पॉपुलर बन गया। वास्तव में कर्ता किसके लिए है, डूइंग वर्ब के लिए, एक्शन वर्ब के लिए, लिखिंग वर्ब के लिए नहीं है, लेकिन चलेगा, ठीक ना। मैं लिख तो दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, इंग्लिश में तो सब्जेक्ट ही लिखूंगा। अब चलिए इसमें क्या होगा भैया, अन्य शब्द पहले आता है, अन्य शब्द पहले आता है, तो अन्य शब्द आ गया, उसके बाद क्रिया। अब चलिए क्रिया अगर डूइंग वर्ब है तो करता यानी डूअर, क्रिया अगर लिंकिंग वर्ब है तो पर्पज यानी उद्देश्य, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश तो हम सब्जेक्ट ही लिखेंगे, बोलिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे इन इंग्लिश। अब इन इंग्लिश यहाँ पर क्या बनाती है, सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब लिख दिया, उसके बाद अदर वर्ड्स क्या कर दिया, अदर वर्ड्स कर दिया, ओ फॉर अदर, WS वर्ड्स, अदर वर्ड्स नोट कर लीजिए। अब देखिए खास बात क्या है यहाँ पर, यही तो सब्जेक्ट बन रहा है और ये क्या बन रहा है, प्रेडिकेट बन रहा है। बोलिए ये सब्जेक्ट है आपका और ये क्या है, प्रेडिकेट बन रहा है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जब पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे। बोलिए इसके लिए आपने इसका प्रयोग किया सब्जेक्ट, और इसके लिए आपने किसका प्रयोग किया, प्रेडिकेट। ओके, अब चलिए यह जो सब्जेक्ट है किसका सब्जेक्ट है,
सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, बोलिए है ना। यह सब्जेक्ट किसका है, डिफरेंट के अंतर्गत है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सबसे पहले तो वर्ब, नीचे से चलिए। अब चलिए, अब हम पूरे सेंटेंस को दो भाग में डिवाइड कर दिए, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। ये रेड से लिखे है ना, इसको देखो। तो अब दोनों पार्ट डिवाइड हो गया, यानी पार्ट ऑफ सेंटेंस के आधार पर। ये सब्जेक्ट, ठीक है ना भाई, जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में कर्ता द्वारा कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है, और कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। इंट्रोडक्शन तो मुझे देना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अब बताइए, इसके बारे में हम कहते हैं, यानी वक्ता कहता है तो सब्जेक्ट हुआ, और जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के आधार पर ये सब्जेक्ट, इसका मतलब सब्जेक्ट ऑफ, बोलिए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। हुआ कि नहीं, हाँ बोलिए हुआ कि नहीं। यहां से यहां तक क्या है, ये पूरा सेंटेंस है। बोलिए, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। यहां से यहां तक क्या है, पूरा सेंटेंस है। सेंटेंस के दो भाग हुए, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। और यह जो सब्जेक्ट है एक तरह तो सेंटेंस का भी पार्ट है, यानी सेंटेंस का, यानी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हुआ। ये सब्जेक्ट क्या हुआ, सब सेंटेंस ऑफ द सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। एक चीज, ये तो नॉर्मल आप पढ़ते आए हो, वास्तव में इसी को, यही डिफरेंट सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, नॉर्मली आप पढ़ते हो, यही डिफरेंट सब्जेक्ट, हम डिफरेंट सब्जेक्ट। अब डिफरेंट सब्जेक्ट को क्या जी, डिफरेंट सब्जेक्ट को सामान्यतः केवल सब्जेक्ट लिखा जाता है, इसको नहीं लिखा जाता। तो समझ में आया, हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। तो डिफरेंट सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है, दोनों होता है। यानी डिफरेंट सब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब as well as sentence। पहले इसको आप बढ़िया समझ लीजिए। अरे डिफरेंट सब्जेक्ट क्या होता है, आप पूरा चाहो तो सेंटेंस लिख लो, कोई बात नहीं, इट इज लगा दिया, पूरा सेंटेंस है लिख दिया, चलो। डिफरेंट सब्जेक्ट क्या होता है, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एज वेल एज सेंटेंस। यह सेंटेंस के साथ साथ क्रिया का भी सब्जेक्ट होता है। अतः सेंटेंस जो है हिंदी हो चाहे इंग्लिश का हो, उसी से स्टार्ट होता है। ठीक, यहाँ पर हमने कर्ता से शुरू किया था, तो हम क्या कर सकते थे, बोलिए। ये तो समझाने के लिए, चूंकि हमने उद्देश्य दिया था, तो हम निश्चित कर्ता लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं भैया, निश्चित कर्ता लिख देते हैं। चलिए, निश्चित कर्ता। अब यहाँ पर हम निश्चित शब्द को अंडरस्टूड कर देते हैं। तो बोलचाल में हम लोग क्या पढ़ाते हैं, आप क्या पढ़ते हो, सीधे कर्ता की बात करते हो, सीधा वहाँ उद्देश्य की भी बात नहीं करते हो। मतलब क्या है, हकीकत क्या है, अंदर की बात में बता रहा हूँ, ठीक ना। तो निश्चित शब्द को गायब कर दिया, यहां से डिफरेंट शब्द को, यानी जब कर्ता से स्पीकर पूर्व परिचित होगा, तो चाहे हिंदी वाक्य हो चाहे अंग्रेजी वाक्य हो भैया, दोनों ही उसी से शुरू होगा। बोलिए, अब इसका हम एग्जाम्पल इधर दे लेते हैं, तब डिफरेंट वाला बताएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, मोहन एक अच्छा छात्र है।
देखिए लिंकिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ का जो कर्ता मोहन है वास्तव में क्या है, पर्पज है, डूअर नहीं है। लेकिन चलिए आप सब्जेक्ट मान करके रिपीट से मैं मोहन को जानता हूँ कि नहीं जानता, अरे मोहन को पहले से जानता हूँ तभी तो ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। तो जिस किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में वक्ता कोई स्टेटमेंट देता है, कोई इंफॉर्मेशन देता है, कोई डेटा प्रस्तुत करता है, तो वह व्यक्ति वस्तु क्या होता है या वह स्थान क्या होता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो बिना जानकारी के तो डेटा प्रस्तुत कर नहीं करेगा नहीं। पूर्व परिचित है, तो पूर्व परिचित है कि ये वहां हुआ सब्जेक्ट और यहां से यहां तक हुआ प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इक्वल टू बनता है सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा। अब प्रेडिकेट जो है मोहन के बारे में क्या कह रहा है, प्रेडिकेट मोहन के बारे में कह रहा है कि एक अच्छा लड़का। अरे क्रिया क्या बता रही है, क्रिया मोहन के बारे में गुणगान कर रही है, मोहन को एक्सप्लेन कर रही है। यानी लिंकिंग वर्ब टू बी का प्रयोग हो रहा है क्या करने को, मोहन को डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। अतः यह लिंकिंग वर्ब क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। ये लिंकिंग वर्ब के साथ जो शब्द लगे हैं ये तो लिंक कर रही है ना, टू डिनोट बीइंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब तो टू डिनोट बीइंग वर्ब हुआ, अस्तित्व को बता रही है मोहन के, साथ में हुआ अच्छा लड़का है, ये क्या हुआ, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो इसको आप कहाँ पढ़ेंगे, वर्ब के चैप्टर में। अब चलिए यह जो है इसका ट्रांसलेशन क्या है, मोहन इज अ गुड स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा। तो मैं मोहन को पहले से जानता हूं। अब क्या हुआ, हमारा जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है कि नहीं, और डिफरेंट सब्जेक्ट को समझता है केवल सब्जेक्ट लिखा जाता है, शेष भाग को प्रेडिकेट लिखा जाता है। ठीक, यह सब्जेक्ट पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा, समझते यही पढ़ाया जाता है। लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं है। अगर केवल सब्जेक्ट का प्रेडिकेट का सब्जेक्ट समझोगे यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट समझोगे तो मामला फंसेगा। सेंटेंस का ही सब्जेक्ट तो है, लेकिन वास्तविकता है कि ये इस क्रिया का भी सब्जेक्ट है, यानी क्रिया का ये पर्पस है। तो सर्वप्रथम सब्जेक्ट को क्या पढ़ोगे, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यानी डिफरेंट सब्जेक्ट सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब पहले लिखा। तो यह क्या होता है, सेंटेंस के साथ साथ क्रिया का भी सब्जेक्ट होता है। अरे क्रिया का सब्जेक्ट सर्वप्रथम होगा, तब जाकर के सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा। बोलिए क्रिया का संबंध है कि नहीं है, यानी सब्जेक्ट रिलेटेड टू लिंकिंग वर्ब इज। अब यहां पर हम लिखते हैं कि मोहन कड़ी मेहनत करता है, मोहन कठिन परिश्रम करता है, कठिन परिश्रम करता है। अब बोलिए करता है। अब यहाँ पर एक्शन वर्ब आ गया, क्या आ गया भैया, एक्शन वर्ब आ गया। तो यहाँ का जो सब्जेक्ट पर्पज है, लेकिन यहाँ का सब्जेक्ट बोलिए पर्पज नहीं है, ये तो डूअर है। यहाँ का सब्जेक्ट क्या है, पर्पज है। किसका, इसका, इसी के बारे में बता रही है। कोई कार्य नहीं हो रहा, कोई कार्य नहीं हो रहा, मोहन कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि इसने क्या किया, है ने क्या किया, अरे यहाँ पर इसने क्या किया, डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया मोहन के बारे में। किसके साथ, कौन सा कॉम्प्लीमेंट लगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कौन सा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लगा। जाकर सर्च करो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और सर्च क्या करना है यार, जब मेरे स्टूडेंट हो तो सीधा खोलो प्लेलिस्ट वेब का, सब मिलेगा, समझे भैया। अब चलो यहाँ क्या हुआ, यहाँ का सब्जेक्ट क्या है, डूअर है। बोलो डूअर है कि नहीं, काम करने वाला, करता है, पर्पज नहीं है। तो ट्रांसलेशन क्या हुआ, मोहन
वर्षा। बोलिए हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ रानी जी? ये हुआ सब्जेक्ट क्या डूअर के रूप में, और ये हुआ प्रेडिकेट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का मतलब सभी टीचर उल्टा पुल्टा पढ़ा के रख देते हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वर्ब का, अरे सेंटेंस का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वर्ब का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे। सबसे पहले क्रिया को क्रियान्वित कौन कर रहा है? मोहन। तो सबसे पहले तो यह किसका है जी? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। उसके बाद क्या है जी? सब्जेक्ट ऑफ द प्रेडिकेट, अर्थात सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये होता है डिफिनिट। तो डिफिनिट का समझ गए आप? डिफिनिट सब्जेक्ट में स्पीकर क्या है? पूरी परिचित होगा, परिचित है कि नहीं? बोलिए। मोहन एक अच्छा छात्र है, परिचित। मोहन कठिन पसंद करता है, परिचित। अब चलिए हम असली टॉपिक पर आते हैं। इंडिफिनिट सब्जेक्ट का प्रयोग कब करते हैं? अब इसको जान जाओ भाई। इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग कब होता है? इतना समझाने के लिए इतनी भूमिका बनानी पड़ी, डायरेक्ट नहीं समझ पाओगे। 3 मिनट की वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ, कान खोल के सुन लो टक्के की चोट पर, और जिंदगी बीत जाएगी, इंग्लिश नहीं आएगी। और SSC CGL का तो सपना छोड़ देना। हाँ, थोड़ा बहुत किसी को पढ़ाना हो, बेवकूफ़ बनाना हो तो उतना सीख सकते हो, लेकिन कंपटीशन निकालना है तो मेरा चैनल पकड़ो सीधा। कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं। सब्सक्राइब करो, प्लीज़ लाइक करो, ये नौटंकी वाला काम नहीं। तुम्हें पसंद है, तुम्हें लगता है कि अच्छा है तो लाइक करो, डिसलाइक करो, सब्सक्राइब करो, अनसब्सक्राइब करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बता दे रहा। चलो भैया। हाँ, क्या करे हो? इंडिफिनिट सब्जेक्ट। अब इंडिफिनिट सब्जेक्ट हिंदी जानते हो? निश्चित करता जानते हो क्या? यह क्रिया का सब्जेक्ट नहीं होता है, यह केवल होता है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। It is not the subject of the verb. यह क्रिया का सब्जेक्ट नहीं होता। It is the only, it is the only subject of sentence। ये केवल सेंटेंस का सब्जेक्ट है। लो भैया, तो डिफिनिट सब्जेक्ट में आपने देखा कि जो भी क्रिया का सब्जेक्ट है वही पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ आप पढ़ने जा रहे हैं कि यह सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, क्रिया का नहीं। तो क्रिया का सब्जेक्ट गया कहाँ? क्रिया कहाँ नहीं, वर्ब कहाँ, सब्जेक्ट गया कहाँ? इसे ही तो आपको समझना है। आप सुनिए, डेफिनेट सब्जेक्ट होता क्या? पहले ही मैं बता चुका हूं कि इट इज नॉट ऑलरेडी नोन टू स्पीकर। यह स्पीकर से पहले से विज्ञ नहीं होता, अरे स्पीकर इसे पहले से नहीं जानता। इन एनी केस, यानी किसी दशा में अगर स्पीकर इसे जानता है तो पूरी दुनिया जानती है। इस तरह से स्पीकर के लिए खास नहीं बन सकता है, पार्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो जब पार्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं बन सकता है तो इंडिफिनिट सब्जेक्ट कहा जाएगा, सीधा सीधा। अब तो फिर होगा क्या हो? ऐसी दशा में जानते हो जो सब्जेक्ट होते हैं दोनों, क्रिया का सब्जेक्ट और सेंटेंस का डिफरेंट होते हैं। जबकि यहाँ पर तुमने क्या पढ़ा?
जो क्रिया का सब्जेक्ट है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, दोनों सेम है। और यहां क्या जी देख रहे हो, नॉट द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इट इज द ओनली सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। इसका मतलब क्रिया का सब्जेक्ट कहीं और है और सेंटेंस का सब्जेक्ट कहीं और है, यानी दो सब्जेक्ट्स लगे हुए हैं, यानी देयर आर टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस एंड subject of the verb are different. Here subject of the sentence and subject of the verb different. यहाँ पर क्या होता है भैया, दोनों ही सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। ऐसी स्थिति कब पैदा होती है, जब सब्जेक्ट के बारे में तुम पहले से कुछ नहीं जानते हो, यानी वक्ता कुछ नहीं जानता है, अनोन है। लेकिन अगर जानता है तो सारी दुनिया जानती है। अब चलिए दो बात, तो यहां का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है कैसे बनेगा भैया, बना देता हूं। देखिए इन हिंदी आपने देखा कि हिंदी में यहां पर जो स्ट्रक्चर बना था डिफरेंट सब्जेक्ट से शुरू हुआ, और यहाँ इंग्लिश में चाहे हिंदी में, दोनों में यहाँ ऐसा नहीं होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट लगा। तो हिंदी में क्या करेंगे, अन्य शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका? अन्य शब्द का प्रयोग करेंगे। सब पता, जबकि आपने यहाँ देखा होगा कि निश्चित करता पहले तब अन्य शब्द तब वो था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वर्ब था कुछ भी हो सकता था, डूइंग वर्ब, एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब। यहाँ एक्शन वर्ब तो आएगा अपवाद में, एक लीव आता है, एक रूल आता है, एक ले आता है, तीन ही एक्शन वर्ब है जो यहाँ आएंगे अपवाद में, नहीं तो लिंकिंग वर्ब टू बी का ही प्रयोग होता है। तो हम यहाँ पर वही बनाने जा रहे हैं लिंकिंग वर्ब का। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, अन्य सब उसके बाद अनिश्चित करता, अनिश्चित करता, उसके बाद क्रिया, ध्यान दीजिएगा क्रिया। अब क्रिया आपका यहाँ होगा होना, जनरली होना का ही प्रयोग होता है, अर्थात लिंकिंग वर्ब टू बी का प्रयोग। किसका प्रयोग जी? टू बी का। इसके अलावा एक्शन वर्ब आती है तो तीन, ले मीन्स पड़े रहना, रोल मीन्स शासन या प्रशासन करना, और लीव मीन्स रहना। बड़ी कहानियां सुने हो, कहा जी बहुत पहले एक राजा रहता था, तो उसका भी प्रयोग होता है। बहुत पहले एक राजा राज करता था, उसका भी प्रयोग होता है। हिमालय भारत के उत्तर में अवस्थित है, यानी पड़ा है, ले। समझे भैया? हम ये कहते हैं सबके जीवन में का सफलता का अवसर होता है, यानी पड़ा रहता है। इस तरह के भी वाक्य आएंगे तो हम बाद में देंगे। अभी ये तो भैया पार्ट 1 है, पार्ट 1 इंतजार करिए, इंट्रोडक्शन है, जानकारी गजब का देर है। 3 मिनट नहीं 3 घंटे लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, तब अंग्रेजी आएगी। 13 दिन लगेंगे, 13 महीना नहीं। ठीक है ना? कहने का मतलब तात्पर्य है कि एक टॉपिक में आप देख ही रहे हो, हम पढ़ाते जा रहे हैं, तो ठीक है ना? अब चलो इन इंग्लिश में, इन इंग्लिश में हमने क्या किया, आपने देखा यहाँ अंतर, यहाँ हिंदी का वाक्य किससे शुरू हुआ, उसी से, निश्चितकर्ता से, अंग्रेजी भी उसी से, निश्चितकर्ता थे,
से डिफरेंट सब्जेक्ट से अब हिंदी अन्य शब्द से शुरू हो रहा है और निश्चित करता बीच में तब क्रिया होना आ रहा है, तो अंग्रेजी में क्या करोगे? तो अंग्रेजी में जो है इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करोगे। क्या करोगे? देयर लिख दो यहाँ पर, क्या लिख दिया? देयर। उसके बाद जानते हो क्या करोगे? वाह, मोस्टली टू बी का प्रयोग होता है तो हमने लिख दिया टू बी। ओके, लिख दिया भैया टू बी, लिंकिंग वर्ड टू बी, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने लिख दिया इंडिफिनिट सब्जेक्ट। देखना भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताना, नहीं तो सब मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। इंडिफिनिट सब्जेक्ट 60 पे कर देता हूँ, फिर यहाँ लिख दिया अदर वर्ड। अब चलो ऊपर ही लिख दिया हूँ कि यह देयर वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो चलो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के आधार पर डिवाइड करते हैं। तो क्रिया से लेकर के अंत तक हो गया प्रेडिकेट। क्या कट गया क्या? कौन? अदर वर्ड्स में एक जगह है ना हमारे पास, बोला हो, ये देखो हो गया। चलो अदर वर्ड्स, यहाँ पर क्या हुआ भैया? ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक हो गया प्रेडिकेट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के आधार पर। तो यहाँ से यहाँ तक क्या कर दो? सब्जेक्ट। क्या कर दो जी? सब्जेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि जो सब्जेक्ट है क्या क्रिया का सब्जेक्ट है? नहीं, वो तो सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो क्रिया का सब्जेक्ट जानते हो कहाँ है? ये क्या है? इंडिफरेंट सब्जेक्ट ही क्रिया का सब्जेक्ट होगा। एंड रियल सब्जेक्ट क्या लिखोगे? देखो आ रहा है कि नहीं जी? रियल सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये आया कि नहीं? वर्ब आया कि नहीं? हाँ आ गया? हाँ अच्छा, वहाँ तिरछा हो गया। ठीक है? हाँ चलो समझ लो, इतना सुनाई दे रहा है, समझ जाए। इंडिफिनिट जो सब्जेक्ट है वही तो रियल सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, अर्थात इस क्रिया का सब्जेक्ट यहाँ बैठा है। तो समझ आ गया? यानी आप ऐसे लिख सकते, आप लिख तो दिया ही है, यहाँ से उल्टा बना देते हैं इधर, सबका रियल सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये हमारा सिस्टम है पढ़ाने का, समझ गए कि नहीं? तो बोलो, एक ही वाक्य में दो सब्जेक्ट आए, एक तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और दूसरा जो है वर्ब का सब्जेक्ट है। तो वर्ब का सब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट में है बैठा। ऐसा कब? जब वह इंडिफिनिट सब्जेक्ट हो। तो जब भी इंडिफिनिट सब्जेक्ट आता है सेंटेंस में, तो वह प्रेडिकेट पार्ट में बैठता है वर्ब के बाद। किसके बाद जी? वर्ब के बाद। और यहाँ पर क्रिया जनरली क्या है? लिंकिंग वर्ब टू बी आती है, लेकिन एक्शन वर्ब में मैंने अभी बताया ले, रूल, क्या जी? लिव का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस में किया जाता है। ले का तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में और रूल और लिव का पास्ट इंडिफिनिट में। मैं बताऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो अब ये क्या हो गया? सेंटेंस बन गया कि नहीं? बताइए, बन गया? जानते हैं क्या हुआ? ऐसा क्यों किया गया? जब रियल सब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट में बैठता है, वास्तव में यह सब्जेक्ट क्या है? इसका रियल सब्जेक्ट है। इंडिफिनिट होने के कारण वर्ब के बाद सेंटेंस में इसको स्थान मिला। क्रिया
क्रिया इसको प्रधानता नहीं दी, जबकि यहाँ पर वर्ब क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट को प्रधानता दे रही है, फ्रंट पर बैठा रही है, फ्रंट पर। चलो आगे बैठो। अब देखो भाई, एक बात सुन लेना, किसी भी सेंटेंस का अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वर्ब है, वर्ब नहीं तो कुछ नहीं। बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस बन सकता है, लेकिन बिना वर्ब का सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। अरे भाई, सारा का सारा इंपरेटिव सेंटेंस बिना सब्जेक्ट का बने हुए हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं। क्या कोई ऐसा सेंटेंस मिल सकता है जो बिना क्रिया का हो? नहीं संभव है। तो क्रिया है तो सेंटेंस में सब कुछ हो सकता है, या कोई भाग एब्सेंट हो सकता है, लेकिन वर्ब का होना बहुत जरूरी है किसी भी सेंटेंस में। इसका मतलब सेंटेंस में अन्य जो भी शब्द आते हैं सबका संबंध वर्ब से होता है, क्रिया से। यानी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। सब वर्ब किसका, वर्ब से ही संबंध रखते हैं। इस तरह से पहली नज़र में सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कहना बहुत बड़ी भूल है। क्या है भैया? तो डिफरेंट सब्जेक्ट पहली नज़र में क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो यहाँ पर दोनों ही सेम हो गया, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन यहाँ क्या हुआ, दोनों डिफरेंट हैं। पहली नजर में सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहाँ बैठा है, इंडिफरेंट सब्जेक्ट के रूप में प्रेडिकेट पार्ट में। अब दूसरी बार खोजिए, क्या यह सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेंटेंस का सब्जेक्ट है? नो। ऐसा क्यों हुआ? इंडिफरेंट सब्जेक्ट होने के कारण इस क्रिया ने इसको प्रायोरिटी नहीं दिया, कहा कि तुमको फ्रंट पर नहीं बैठना है, तू पीछे चल, प्रेडिकेट पार्ट में बैठा दिया। हेल्प किस दिया, क्या दे, देर का। कहा कि देर भैया तू फ्रंट पे बैठ जाए कुछ समय के लिए। देर ने कहा हमारा काम आ गया, बहना ये भाई है, ये बहन है। कहा भैया ये कुछ दिन के लिए फेल है। जानते हैं सब्जेक्ट जी वर्ब का क्या होता है, हस्बैंड, और वर्ब क्या है, वाइफ। अगर ये सही सही काम करते हैं ना तो सिरो ताज बैठाई रहती है वर्ब, चल सामने बैठ अपने हस्बैंड को। यानी डिफरेंट सब्जेक्ट क्या हो गया, वर्ब का हस्बैंड हो गया। तो सारा कुछ दामोदार घर का फैमिली का दे दिया, समझे भैया? यहाँ पर क्या हुआ, ढंग से काम ही नहीं कर रहे थे पीछे कर दिया, इंडिफरेंट सब्जेक्ट बना दिया। कहा गए, चलो डिफरेंट सब्जेक्ट तुम नहीं रह गए। अब तुम डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं रह गए, इंडिफरेंट सब्जेक्ट बन गए। अब मैं जो काम बाकी है वो भैया से करवा लो। ही भैया आए और बैठ गए, काम फैमिली का संभालने लगे। बाहर से आए कोई व्यक्ति आया काम के लिए, कहा कि हु आर यू, कहा कि अरे मैं जो है इनका भाई हूँ। कहा कि तो तुम्हारे जो है जीजा कहाँ है? ते कहा है कि जीजा जी पीछे बैठे हैं। जीजा जी पीछे बैठे हैं, यानी ये जीजा जी का इंट्रोडक्शन करता है, इंट्रोड्यूसेस। किसका नहीं, इंडिफरेंट सब्जेक्ट आया कि नहीं, नीचे देखो। तो इंट्रोडक्टरी नाम पड़ गया। अरे इंट्रोडक्टरी दिया, क्या किया भैया, जीजा जी को इंट्रोड्यूस किया। कहा जीजा जी तो भैया इसमें पिछवाड़े हैं, मैं ही मोर्चा संभाला, दीदी बड़ी परेशान है। समझ गए कि नहीं ठेठ में? तो भैया ये बहना का काम कर रहा है,
तो क्या रियल सब्जेक्ट है ये? बोलो, क्या इसका हस्बैंड है ये? नहीं ना है। अरे इसका हस्बैंड तो यहाँ बैठा है यार, रियल सब्जेक्ट ऑफ द वर्ड तो यहाँ बैठा है। भैया के यहाँ जाने से क्या सब रियल सब्जेक्ट बदल जाएगा? अरे नहीं, कभी नहीं बदलेगा। कुछ दिन के लिए भैया आ गए और इंट्रोड्यूस कर रहा है किसको जी? रियल सब्जेक्ट को, कि रियल सब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट पार्ट में बैठा है। कुछ दिनों के लिए मैंने मोर्चा संभाला है, इसलिए क्या कर रहा है? आई एम एन इंट्रोडक्टरी देयर। क्या कह रहा है? मैं इंट्रोडक्टरी देयर हूँ, जीजा जी पिछवाड़े हैं। तो क्या हुआ भैया, बोलिए? इंट्रोडक्टरी देयर का फंक्शन क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर को पूर्ण करने में, घर के काम को संभालने में। वह क्रिया का मुखिया नहीं बन सकता है, क्रिया का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? सेंटेंस को पूर्ण कर रहा है। क्या कर रहा है जी? सेंटेंस को केवल पूर्ण कर रहा है। इस तरह से इंट्रोडक्टरी देयर का इंट्रोडक्टरी देयर का इंट्रोडक्शन फिनिश। अब कल से पार्ट 2 में आप इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग कहाँ होता है, किस टेंस में होता है, कैसे किया जाता है, इनके साथ कितने सेंटेंस बनते हैं, कितने प्रकार के सारी बातें बताई जाएगी। लेकिन जब तक यह क्लास तैयार नहीं है तो आप समझ नहीं पाओगे कि इंट्रोडक्टरी देयर होता क्या है। तो आज के क्लास में यहीं तक, और बस कहना है कि सब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक कर देना। थैंक यू।